AIQIS की ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है भारत में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यानी अंतर्देशीय जल परिवहन। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भारत में लंबे वक्त से वाटर ट्रांसपोर्ट को महत्व दिया गया है। जाहिर तौर पर भारतीय भूमि पर उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक छोटी बड़ी नदियां न केवल संस्कृति की धारा का प्रवाह कर रही हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी संपन्न करती रही हैं। जी हाँ, ये नदियां केवल कल बहते रहने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश में एक छोर से दूसरे छोर तक जल परिवहन का बहुत बड़ा साधन साबित हुई हैं। यहाँ पर यह भी क्लियर कर दूं कि देश की भूमि क्षेत्र से इस जल परिवहन का सरोकार होता है, इसलिए इन्हें इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यानी अंतर्देशीय जल मार्ग भी कहा जाता है। इसमें समुद्री क्षेत्र के परिवहन को शामिल नहीं किया गया है। इसी अंतर्देशीय जलमार्ग की दिशा में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन को बढ़ावा देने और उसे रेगुलेट करने के लिए एक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना करने का ऐलान किया। ये नया प्राधिकरण 1986 में स्थापित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या IWAI की तर्ज पर गठित किया जाएगा। इसका मकसद राज्य में मौजूद जलमार्गों की क्षमता का लाभ उठाना और परिवहन क्षेत्र को मजबूत करना है। इसीलिए आज के ऑडिटोरियल में हम इन्हीं जलमार्गों को विस्तार से समझेंगे कि अंतर्देशीय जल परिवहन क्या होता है, इसमें IWAI का रोल क्या है, भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, इस तंत्र के विकास में कौन सी बाधाएं हैं और आखिर में इन बाधाओं से निपटने के उपाय क्या हो सकते हैं। मगर उनसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 2016 में IWAI यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में 106 नए जलमार्गों की पहचान की। इनमें से 10 उत्तर प्रदेश में है। वे जलमार्ग हैं असी, बेतवा, चंबल, गंडक, घाघरा, गोमती, कर्मनाशा, टोंस, वरुणा और यमुना। राज्य में इतने बड़े पैमाने पर मौजूद जलमार्गों की क्षमता का दोहन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठित करने का फैसला लिया। ये प्राधिकरण जल परिवहन से संबंधित नीतियों, दिशा निर्देशों और विनियमों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा। ये जल परिवहन में सुरक्षा और दूसरे स्टैंडर्ड्स को तय करेगा। इसके लिए ये प्राधिकरण नाव ऑपरेटरों, कार्गो संचालकों और क्षेत्र में शामिल अन्य संस्थाओं व हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगा। इसके अलावा प्राधिकरण बिना रुकावट के जल परिवहन की सुविधा को विकसित करेगा। इसके लिए टर्मिनल, जेटी और नेविगेशनल सहायता जैसे जरूरी बुनियादी ढांचे को विकसित करेगा। इसके तहत भीतरी इलाकों, कारोबारी क्षेत्रों और प्रमुख शहरों के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग की कनेक्टिविटी में सुधार पर खास जोर दिया जाएगा। इन सभी कामों के चलते अंतर्देशीय जल परिवहन का तेजी से विकास संभव हो सकेगा। आइए अब अंतर्देशीय जल परिवहन के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत में नदियों, नहरों, बैकवाटर एवं खाड़ी के तौर पर अंतर्देशीय जल मार्ग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है। यहाँ कुल जल परिवहन योग्य लंबाई लगभग 20,000 किलोमीटर है, जो 24 राज्यों में फैला हुआ है। सरकार इसे एक किफायती, पर्यावरण अनुकूल तथा रेल और सड़क परिवहन के पूरक साधन के रूप में बढ़ावा देना चाह रही है। इसके लिए सरकार ने नया राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 अधिनियमित किया है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के लागू होने के साथ ही अब देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गई है। पहले इसकी संख्या केवल 5 थी। भारत के प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्गों में गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी, बराक नदी, गोवा की नदियां, केरल के बैकवाटर, मुंबई की अंतर्देशीय जल प्रणाली और गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्र शामिल हैं। भारत के सभी 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 13 राष्ट्रीय जलमार्ग प्रमुख हैं, जो मौजूदा वक्त में शिपिंग और नेविगेशन के लिए सबसे ठीक माने जाते हैं।
इसमें उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर हल्दिया से इलाहाबाद तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सादिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2, नर्मदा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 73, तापी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 100 और पश्चिम बंगाल में नामखाना से अथराबंकी खाल तक राष्ट्रीय जलमार्ग 97 यानी सुंदरबन जलमार्ग प्रमुख है। जबकि दक्षिण भारत में पश्चिमी तट नहर पर कोट्टापुरम से कोलवम तक व चंपाकारा और उद्योग मंडल नहर पर साझा तौर पर विकसित राष्ट्रीय जलमार्ग 3, कृष्णा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 4, अंबा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 10, राजपुरी क्रीक पर राष्ट्रीय जलमार्ग 83, कुंडलिका नदी प्रणाली के रिवदंडा क्रीक पर राष्ट्रीय जलमार्ग 85, शास्त्री नदी से जुड़े जयगढ़ क्रीक सिस्टम पर राष्ट्रीय जलमार्ग 91, मंडोवी उसगांव पुल जो अरब सागर तक 42 किलोमीटर लंबा है उस पर राष्ट्रीय जलमार्ग 68 और जुआरी सैन वोडेम ब्रिज से मार्गमुआओ बंदरगाह तक 50 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 111 प्रमुख है। इन सभी जलमार्गों की देखरेख IWAI द्वारा की जाती है। IWAI की बात करें तो इसकी स्थापना भारत में शिपिंग, नेविगेशन और अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए की गई है। ये भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं को वक्त पर लागू करने और भारत में बेहतर जल परिवहन सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है। ये एक स्वायत्त संस्थान है जिसका गठन अक्टूबर 1986 में किया गया है। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। प्राधिकरण के विभिन्न शहरों में क्षेत्रीय कार्यालय है। ये नौवहन मंत्रालय से मिले अनुदान के जरिए अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास और रखरखाव के लिए परियोजनाएं चलाता है। ये अंतर्देशीय जल परिवहन विंग द्वारा जारी किए गए नीतिगत दिशा निर्देशों और ऑर्डर्स को भी लागू करता है। हालांकि भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन अन्य परिवहन साधनों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। साथ ही दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स लागत बेहद ज्यादा है। ये भारत में करीब 18% है, जबकि चीन में ये मात्र 8 से 10% और यूरोपीय संघ में 10 से 12% ही है। इन्हीं कारणों से हाल के दिनों में जल परिवहन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अंतर्देशीय जलमार्गों के एकीकृत विकास के लिए एक नीति विकसित करने की भी योजना बनाई जा रही है। वैसे भी अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे दुनिया के बड़े और विकसित देशों की तुलना में भारत में जलमार्गों द्वारा माल परिवहन का सबसे कम उपयोग किया जाता है। भारत में संगठित तरीके से जलमार्गों के जरिए कार्गो परिवहन देश के केवल कुछ भागों जैसे गोवा, पश्चिम बंगाल, असम और केरल तक ही सीमित है। यदि भारत के सभी राष्ट्रीय जलमार्गों को सही तरीके से परिचालन योग्य बना दिया जाए तो ये देश के आर्थिक विकास के लिहाज से बेहद फायदेमंद साबित होगा। अब सवाल है कि ये कैसे फायदेमंद साबित होगा। अंतर्देशीय जलमार्गों को ईंधन कुशल, कम लागत और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के रूप में पहचाना जाता है। वहीं इसमें सड़कों और रेलवे की तुलना में सबसे कम निवेश किया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास से जलमार्गों के साथ वाले भीतरी इलाकों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। इसका सबसे बड़ा फायदा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में होगा। यहाँ ये अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के साथ साथ आर्थिक विकास का रास्ता भी खोलेगा। इसके अलावा ये एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप भी होगा। पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं। इससे जलमार्गों के माध्यम से उत्तर पूर्वीय क्षेत्र के साथ संपर्क में सुधार होगा। साथ ही इन जलमार्गों को विकसित होने से विश्व बाजार के लिए हमारी लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को अनलॉक भी किया जा सकता है। ये व्यवसाय समुदाय को एक व्यवहारिक, आर्थिक और पारिस्थितिक विकल्प उपलब्ध करा सकता है। निर्बाध कार्गो परिवहन देश के लोगों की अधूरी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में अहम योगदान दे सकता है। जलमार्ग के माध्यम से माल की आवाजाही भारतीय विकास के इंजन को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा ये प्रधानमंत्री गति शक्ति के टारगेट्स को हासिल करने में भी खासी भूमिका निभाएगा। ऐतिहासिक व्यापार मार्गों को फिर से जीवंत करने के निरंतर प्रयास को प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत प्रोत्साहन मिला है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पूरा देश जलमार्गों के जरिए धीरे धीरे एक कनेक्टिविटी हब में बदल जाएगा।
पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विकास से जुड़ी योजना है, जिसके तहत एकीकृत विकास योजना की परिकल्पना की गई है ताकि राष्ट्रीय जलमार्गों के ऊपर कार्गो की तेजी से आवाजाही हो सके। अंतर्देशीय जल परिवहन भारत के सभी राज्यों के विकास में नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। जलमार्ग न केवल इन राज्यों में प्रगति की राह पर मौजूद भौगोलिक बाधा को दूर करेगा, बल्कि व्यवसाय और क्षेत्र के लोगों के लिए एक किफायती, तेज और सुविधाजनक परिवहन भी प्रदान करते हैं। यह रेल और सड़क परिवहन पर मौजूद भार को न सिर्फ कम करेगा, बल्कि इसमें होने वाले मानवीय दुर्घटनाओं को भी कम करेगा। ये पर्यटन की दृष्टि से भी काफी फायदेमंद होगा। इन इलाकों में मौजूद लोगों के लिए आजीविका के अवसर मुहैया कराएगा। साथ ही यह जलयान जैसे कई उद्योगों को भी बढ़ावा देगा जो इससे जुड़े हुए होंगे। मगर अभी भी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता जैसी कई चुनौतियां इसकी राह में बाधा बनी हुई हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर चुनौतियां क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौती फंड्स की कमी है। इसके रखरखाव के लिए नियमित पूंजी की आवश्यकता होती है। शुष्क गर्मी के मौसम में नदियां सूख जाने के कारण निष्क्रिय हो जाती हैं, जो नियमित परिवहन को बाधित कर सकती है। बढ़ते शहरीकरण और खेती तथा उद्योग के लिए पानी के बढ़ते उपयोग से जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे में नदियों के पानी की बड़ी मात्रा सिंचाई और पेयजल के लिए उपयोग में लाए जाने से उनकी नौवहन क्षमता प्रभावित होना लाजमी है। कई नदियों और नहरों में गाद जमा हो जाने के कारण भी जल परिवहन को झटका लगता है। एक दूसरी समस्या नहरों को लेकर भी है। हमारी नहरों की चौड़ाई 9 से 20 मीटर तक है। इसके खास तौर पर संकरे खंडों में करीब 9 मीटर चौड़े मालवाहक जलयानों का संचालन कठिन हो जाता है। साथ ही घाटों का निर्माण, टर्मिनल और नेविगेशन चैनलों जैसी बुनियादी संरचना का भी अभाव है। दूसरी तरफ कम ऊंचाई वाले पुलों से भी जलयानों के आवागमन में बाधा पहुंचती है। वैसे तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कानूनी तौर पर राष्ट्रीय जलमार्ग की राह में आने वाली बाधाओं या रुकावटों को दूर करने के लिए सक्षम है। उसने कुछ पुलों का पुनर्निर्माण भी कराया है, लेकिन ये भारी लागत वाला काम है जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। अभी खास तौर पर उपेक्षित इलाकों में निजी निवेश का मसला टेढ़ी खीर बना हुआ है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 और 5 के विकास में निजी क्षेत्र की खास भूमिका तय की थी, लेकिन संसदीय समिति ने इस पर असहमति जता दी। समिति का कहना है कि पीपीपी मोड में केवल व्यापारिक लिहाज से लाभकारी हिस्सा शामिल करने का मतलब ये है कि घाटे और जोखिम वाले हिस्से की देखरेख सरकार करेगी। इसलिए समिति ने सरकार को नए रास्तों की तलाश की सलाह दी है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि इस क्षेत्र में निवेश अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है और परिणाम भी देर से सामने आते हैं। वहीं सेवाओं और दक्षता और क्वालिटी में सुधार करने के लिए इस क्षेत्र को काफी संसाधन चाहिए। साथ ही इसे विशेषज्ञता से लैस करने की भी जरूरत है। इसके अलावा अंतर्देशीय जल परिवहन पूरी तरह से विकसित नहीं है। पूरे देश में इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। साथ ही परिवहन के अन्य साधनों से भी इसका जुड़ाव नहीं है। ऐसे में सवाल है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो सरकार को देश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए समाधान पेश करने की जरूरत है। इसे पूरे देश में मौजूद अन्य जलमार्गों के साथ जोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर सभी सड़क और रेल परिवहन नेटवर्क के साथ इसे जोड़ने के लिए एक साझा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। IWAI भी इन मार्गों पर एक नियमित सेवा चलाने की योजना बना रहा है, जो एक बढ़िया प्रयास है। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल बेहतर रूप से फायदेमंद होगा जब हम इस क्षेत्र में कार्गो व्यापार को बढ़ावा देंगे। इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स के 2 हिस्से सिराजगंज दाइखोवा और आशुगंज जकीगंज को भी 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से नौवहन क्षमता में सुधार करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसके कुल खर्च का 80% भारत द्वारा और 20% बांग्लादेश द्वारा वहन किया जा रहा है। सरकार ने 2000 टन तक के वजन वाले जहाजों की सतत आवाजाही के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की क्षमता बढ़ाने के लिए 4600 करोड़ रुपए का निवेश कर जलमार्ग विकास परियोजना भी शुरू की है। इसके अलावा बांधों के निर्माण में इसकी ऊंचाई को ध्यान में रखने की भी जरूरत है, जिससे जलमार्गों में पानी की नियमित आपूर्ति बाधित ना हो और कार्गो की लगातार आवाजाही बनी रहे।
एक उपाय नदी जोड़ो परियोजना भी हो सकता है। सरकार को बजट में इसके लिए प्रॉपर फंडिंग की व्यवस्था और दूरगामी विजन तय करना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय जलमार्ग को दूसरे राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ने के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। साथ ही राज्य सरकारों को भी इसमें अहम भूमिका निभाने की जरूरत है। राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो जल परिवहन के विकास के लिहाज से अनुकूल हो। जलमार्ग उपयोग करने वालों को सब्सिडी देने के साथ साथ इस क्षेत्र में पूंजी लगाने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए नई रणनीति भी तय करनी चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में अंतर्देशीय जल मार्गों का विशेष महत्व रहा है। भारत एक वक्त में अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर था। यहाँ तमाम नए प्रयोग हुए जिसकी दुनिया के कई देशों ने नकल की। अगर आज भी इसे सही मायने में विकसित किया जाएगा तो ये निश्चित ही परिवहन के क्षेत्र का अहम लीडर बनकर उभरेगा। चलिए अब कॉपी और कलम निकाल लीजिए और आज के विषय पर आधारित सवाल को फटाफट नोट कर लीजिए। सवाल है, अंतर्देशीय जलमार्ग से आप क्या समझते हैं? भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में अंतर्देशीय जलमार्ग विशेष भूमिका निभा सकती है? समझाइए। उम्मीद है आपको आज का ऑडिटोरियल का ये टॉपिक बेहद पसंद आया होगा और ये आपके एग्जाम्स के लिहाज से कारगर साबित होगा।